कंपाइलर डिज़ाइन के सेशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंबल टेबल। कंपाइलर डिज़ाइन का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें दिखता है कि 6 मॉड्यूल के साथ साथ एक और मॉड्यूल वहाँ पे काम करता है सिंबल टेबल, जिसका पर्पज़ है कि प्रोग्राम में यूज़ किए जाने वाले सारे वेरिएबल्स, सारे नेम्स, जितने भी आइडेंटिफायर्स आप यूज़ करते हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना। जब भी कोई नई एंट्री होती है सिंबल टेबल के लिए, जब भी कोई नया वेरिएबल आता है तो उसको सिंबल टेबल में एंटर करना, और जब किसी वेरिएबल को हम सर्च करते हैं, जब किसी वेरिएबल को रेफर करते हैं तो सिंबल टेबल में सर्च की जाती है। तो सिंबल टेबल की कैपेबिलिटीज़ में हमने देखा कि सिंबल टेबल मस्ट बी एबल टू ऐड अ गिवन नेम, रिट्रीव इंफॉर्मेशन फॉर अ गिवन नेम। तो इस तरह के सारे काम जितने भी रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे सिंबल टेबल करती है। अब आगे आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि सिंबल टेबल का जो ये स्टोरेज है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। जो डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोग सिंबल टेबल के लिए यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स फॉर सिंबल टेबल। तो बेसिकली हमारे पास 4 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, जिसमें से पहला है लिस्ट, सेकंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट, सर्च ट्रीज एंड हैश टेबल्स। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लिस्ट। लिस्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोगों ने एरेज में देखा है। एक लीनियर लिस्ट जहाँ पे आप एक ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में रिकॉर्ड आता है उस ऑर्डर में आप एंटर करते जाते हैं। सबसे पहले नेम 1 आया, आपने उसको सबसे पहले प्लेस पे एंटर कर दिया। हम लोगों ने ये भी देखा है कि सिंबल टेबल का जो रिकॉर्ड होता है वो एक्चुअली दो चीज़ों को मिला के बनता है, नेम और उस नेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं कि नेम 1 इन्फो 1 ये एक रिकॉर्ड है। इसके बाद दूसरा रिकॉर्ड है नेम 2 एंड इन्फो 2। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो लीनियर लिस्ट, लिस्ट सिंपल लिस्ट या लीनियर लिस्ट का मतलब है कि जिस ऑर्डर में आप यूज़र डेटा देता जा रहा है, जिस ऑर्डर में वेरिएबल्स आप देते जा रहे हैं, नेम्स आते जा रहे हैं, उसी ऑर्डर में आप ये रिकॉर्ड एंटर कराते जाएंगे। जब भी किसी नेम को हमें सर्च करना होता है, फॉर एग्जांपल एक नया वेरिएबल एनकाउंटर होता है आई, तो सबसे पहले सिंबल टेबल को आप सर्च करते हैं कि वो आई पहले से प्रेजेंट तो नहीं है। अगर आई पहले से प्रेजेंट नहीं है तो आप अवेलेबल पॉइंटर से उसको ऐड कर देते हैं। तो अवेलेबल पॉइंटर हमेशा ये दिखाता है कि कहाँ से आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, वो उस लोकेशन को पॉइंट करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नेम 1 नेम 2 अप टू नेम n, हमारे पास n रिकॉर्ड पहले से हैं। जैसे ही n+1 रिकॉर्ड आएगा यहाँ पे तो आप इसके नेम n के बाद आप उसको ऐड करेंगे। तो एक लीनियर लिस्ट है, जैसे एक सिंपल लिस्ट है, जैसे एरे में हम लोगों ने देखा, बिल्कुल उसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। तो अपने अपने प्लस माइनस हैं सबके। लीनियर लिस्ट का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये सिंपल है, इसको आप बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इसका जो जो स्पेस रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम है, क्योंकि केवल हम डेटा स्टोर कर रहे हैं और डेटा के साथ कोई और चीज़ स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास जो जो मेन इन्फॉर्मेशन है, नेम 1 रिकॉर्ड 1, नेम 1 एंड इन्फो 1, ये दो चीज़ें आप स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस है, जो स्टोरेज यूज़ किया जा रहा है वो भी कम होता है एज़ कम्पेयर टू आगे हम लोग जो और स्ट्रक्चर देखेंगे उसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो स्टोरेज है वो कम लिया जा रहा है। और थोड़ा सा हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इसका जो स्टोरेज सिस्टम है वो थोड़ा सा स्टैटिक टाइप का है, और कह सकते हैं कि स्लो है। कि जब भी हमें किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो हमें लिस्ट को ट्रेवल करना पड़ेगा एक एक करके। फॉर एग्जांपल आपको एक रिकॉर्ड को सर्च करना है तो आपको एक एक करके पूरी लिस्ट को ही ट्रेवल करना है। आप आपको नहीं पता है कि वो नेम पहले से वहाँ पे है कि नहीं, इसलिए आपको पूरी लिस्ट एक एक करके सर्च करनी पड़ेगी। और अगर वो नेम वहाँ नहीं होता है तो आप अवेलेबल से उसको ऐड कर देंगे। तो ये था लिस्ट के बारे में। अगला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट। इसके बारे में आते हैं। तो यहाँ पे आपको एक लिबर्टी दी गई है, एक और ऑप्शन दिया गया है कि आपका जो ट्रेवर्सल है वो सीरियल ना होके वो आप अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। हमें ट्रेवर्सल स्टार्ट करना है फर्स्ट पॉइंटर से, तो फर्स्ट पॉइंटर से आप स्टार्ट करेंगे। इसका ऑर्गेनाइजेशन आप थोड़ा सा समझ सकते हैं, जैसे लिंक लिस्ट में होता है कि हमारे पास नेम जो डेटा के साथ साथ एक और पोर्शन होता है नेक्स्ट, कि उसके बाद अगला नोड कौन सा होगा, अगला जो नोड है वो आपको किस लोकेशन पे मिलेगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट या लिंक से मिल जाती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर दी गई, नेम 1 इन्फॉर्मेशन 1 के साथ साथ एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर दी गई, लिंक 1। तो लिंक 1 आपको ये बता रहा है कि अगला नोड कहाँ मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंटर से, यानी कि आप स्टार्ट करें नेम 3 से। नेम 3 का जो लिंक है वो बता रहा है कि इसके बाद अगला नोड जो आप विजिट करेंगे वो नेम 1 विजिट करेंगे। इसका इसका जो लिंक है वो आपको ये बता रहा है कि अगला नोड जो आप विजिट करेंगे वो नेम 4 करेंगे। और इसका लिंक ये बता रहा है कि अगला जो आप विजिट करेंगे वो आप करेंगे नेम 2। तो इस तरह से आपने इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर रखा है।
लिंक लिस्ट की तरह से थोड़ा सा इसका बिहेवियर है जो हमें शो करता है। जैसे वहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर एक होता है सिंगल लिंक लिस्ट में, जैसे नेक्स्ट पॉइंटर हुआ करता था, उसी तरह से यहाँ पे आपके पास लिंक है जो ये शो कर रहा है कि अगला नोड आपको कहाँ मिलेगा। तो इसमें एक प्लस पॉइंट है, इसका एक प्लस पॉइंट हम देख सकते हैं। प्लस पॉइंट ये है कि जो नेम्स फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहे हैं प्रोग्राम में, जो रिकॉर्ड आप ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिन नेम्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, उनको आप स्टार्ट में नियर द फर्स्ट पॉइंटर आप रख सकते हैं। तो इससे आपका सर्च टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और जो रैंडम नेम्स हैं, जो रैंडम सर्चिंग है, उसका टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन ऐसा हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ें, वो नेम्स जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहे हैं, उनको हम स्टार्ट में रखें ताकि उनका सर्च टाइम कम हो जाए। तो एक ऑप्शन आपके पास है, एक लिबर्टी आपके पास है सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में, कि अपने हिसाब से आप चीज़ों को यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि नेम 2 का रेफरेंस ज़्यादा आने वाला है, तो आप फर्स्ट पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट कर दिए, आप नेम 2 से स्टार्ट करिए, इसके बाद आप आगे चले जाइए। यहाँ से हमने नेम 3 से स्टार्ट किया, नेम 3 के बाद नेम 1 आ रहा है, नेम 1 के बाद फिर नेम 4 आ रहा है, देन नेम 2 आ रहा है। इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हैं एज रिक्वायरमेंट, जैसी रिक्वायरमेंट हो। तो इस लिस्ट को आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अब हम लोग नॉन लीनियर सेक्शन में आ गए। अभी तक हम लोगों ने जो लिस्ट एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट, ये दोनों स्ट्रक्चर देखे, ये लीनियर सिस्टम है। और आगे जो ट्री है ये आपका नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे आपका बाइनरी सर्च ट्री था। तो बाइनरी सर्च ट्री की जो एल्गो है वो यहाँ पे काम करेगी। हर एक नोड के साथ आप यहाँ पे दो चीज़ें और ऐड करेंगे। आप देखिए जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ती जा रही है। एरे जब हमने यूज़ किया था सिंपल लिस्ट, यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्टोरेज सिंपल था, केवल इन्फॉर्मेशन यूज़ की जा रही है, नेम और इन्फो, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर आप जब लिंक लिस्ट के साथ आ गए, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में आ गए, तो आपने एक चीज़ और ऐड कर दी, लिंक। वास्तव में डेटा तो आपका इतना ही है, नेम 1 एंड इन्फो 1। आपने लिंक को ऐड किया ये बताने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए कि आप ट्रेवर्सल किस ऑर्डर में करेंगे। तो लिस्ट का जो ट्रेवर्सल है वो एक ऑर्डर में है, 1 2 3 4 आप इस तरह से ट्रेवल करेंगे। लेकिन सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट का जो ट्रेवर्सल है वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप उसको अल्टर कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें करने के लिए जैसे ही आपको थोड़ी सी फैसिलिटी मिली, तो आपको एक एक्सपेंस यहाँ पे और आ गई, एक कॉस्ट यहाँ पे और बढ़ गई कि हमें लिंक को भी स्टोर करना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट पॉइंटर को भी स्टोर करना पड़ेगा, ताकि आप ये बता पाएँ कि अगला नोड आपको कहाँ मिलेगा। और जैसे ही फिर आप नॉन लीनियर सेक्शन में आते हैं तो आपको दो चीज़ें और ऐड करनी पड़ेंगी, लेफ्ट एंड राइट। तो अरेंज करने का जो तरीका है, अरेंज करने का जो सिस्टम है यहाँ पे, वो हमें दिख रहा है कि नेम 1 से आपने स्टार्ट किया, यहाँ से नेम, जो भी नेम आई से आपने स्टार्ट किया, एक लेफ्ट सब ट्री है और एक राइट सब ट्री है। लेफ्ट सब ट्री में आप जाएंगे, लेफ्ट सब ट्री को विजिट करेंगे, फिर राइट सब ट्री में जाएंगे, राइट को विजिट करेंगे। तो इसका बिहेवियर बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है जैसा आपका बाइनरी सर्च ट्री में होता है। बाइनरी सर्च ट्री में हमने देखा है कि जब भी किसी नोड को हम सर्च करते हैं, जब भी किसी वैल्यू को सर्च करते हैं, तो हमारे पास उनकी एक तरह की ऑर्डरिंग है कि अगर वो वैल्यू लेस देन है तो हम लेफ्ट वाले सब ट्री को विजिट करेंगे, अदरवाइज हम राइट सब ट्री को विजिट करेंगे। तो यहाँ भी तरीका वही है, हर बार हर एक इटरेशन में आपका जो सर्च डोमेन है वो आधा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल यहाँ पे अगर n रिकॉर्ड्स हैं, तो एक इटरेशन के बाद आपके पास रिकॉर्ड कितने हो जाएंगे, n/2। अगले इटरेशन में आपके पास रिकॉर्ड्स हो जाएंगे n/4। तो हर एक इटरेशन के बाद आपका जो सर्च एरिया है वो हाफ होता है, अदरवाइज आप राइट वाले सब ट्री को विजिट करते हैं। तो सर्च एल्गोरिथम बिल्कुल वैसे ही जैसी बाइनरी सर्च ट्री की। यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारे पास जो सर्चिंग होगी वो फास्ट होगी एज कम्पेयर टू लीनियर लिस्ट, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ कॉस्ट हमें यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर्स को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर की कॉस्ट आपको यहाँ पे बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन आपका जो सर्चिंग है वो फास्ट हो जाएगी यहाँ पे। आगे चलते हैं, एक और बिल्कुल डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है, हैश टेबल्स। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड से इंडिपेंडेंट है, कितने रिकॉर्ड हैं उससे कोई मतलब नहीं। कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमेशा ऑर्डर ऑफ 1 आएगी, आप एक बार में सर्च कर लेंगे। करना क्या होता है, यहाँ पे जो नेम आपको दिया जाता है, यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हैशिंग के प्रोसेस को आप दो पार्ट में, दो चीज़ों से आप इसको देख सकते हैं। तो दो टेबल्स हैं यहाँ पे, पहले टेबल को कहा जाता है हैश टेबल और दूसरी को कहा जाता है स्टोरेज टेबल। तो जहाँ पे जो लेफ्ट में आपको दिख रही है ये कही जाती है हैश टेबल। हैश टेबल में टोटल हमारे पास k रिकॉर्ड्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू k-1। तो जब भी कोई नेम आपको दिया जाता है सर्च करने के लिए, आप उसके ऊपर हैश फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो नेम के ऊपर जब आप हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे तो वो आपको मैप कराएगा इस हैश टेबल में किसी इंटीजर
कोई इंटीजर रिटर्न करेगा बिटवीन 0 टू k। तो 0 से k के बीच में कोई वैल्यू आपको देगा, आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाएंगे और आपको एक अटैच्ड लिंक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी, जो वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हैशिंग में बिल्कुल सिंपल तरीके से हमें एक हैश फंक्शन को डिज़ाइन करना है। तो इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आप कैसे हैश फंक्शन को डिफाइन करते हैं। हैश फंक्शन को अप्लाई करेंगे उस की पे जो आपको दी जा रही, फॉर एग्जांपल कोई नेम दिया गया, उस नेम के ऊपर आप एक हैश फंक्शन अप्लाई करेंगे, वो रिटर्न करेगा हैश टेबल में से कोई वैल्यू बिटवीन 0 टू k, 0 से k के बीच में कोई वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। आप उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड पे जाते हैं, आप उस पर्टिकुलर सेल पे जाएंगे और वहाँ से आपको पॉइंटर मिल जाएगा, जो अटैच लिस्ट है उसका पॉइंटर मिल जाएगा। तो हैश टेबल एक बिल्कुल डिफरेंट मैकेनिज्म है, एक डिफरेंट अप्रोच है, जहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाती है वो नंबर ऑफ एलिमेंट से, नंबर ऑफ रिकॉर्ड से इंडिपेंडेंट होती है। इससे पहले के केसेस में लिस्ट में, ट्री में आपने देखा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी निकल रही है उसका जो डिपेंडेंसी वो n पे है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स पे है। लेकिन हैशिंग में, हैश टेबल्स में हमारी डिपेंडेंसी नंबर ऑफ रिकॉर्ड पे नहीं है। केवल ध्यान ये देना है कि आप हैश फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने देखी, कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने देखे जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें से कहाँ पे क्या यूज़ करना चाहिए। लिस्ट का अप्रोच बिल्कुल सिंपल है, लेसर स्पेस में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है तो लिस्ट को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास एक स्टैटिकली डिफाइंड डेटा है कि आप उसको पहले से डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, लिस्ट छोटी है, रिकॉर्ड्स कम है, तो लिस्ट को यूज़ करना बेनिफिशियल होगा। अगर आपके पास रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, आपको ये भी देखना है उसमें से कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स आप क्लासीफाई कर सकते हैं जो ज़्यादा एक्सेस हो रहे हैं, या आपको लगता है कि आप एक डायनेमिक तरीके से उसको मेंटेन करना चाहते हैं। कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ सेट ऑफ रिकॉर्ड ज़्यादा एक्सेस होता है, अगले पॉइंट ऑफ टाइम पे एक डिफरेंट सेट ऑफ रिकॉर्ड को ज़्यादा एक्सेस किया जाता है। तो अकॉर्डिंगली आप इस लिस्ट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप स्टार्ट में फर्स्ट से या स्टार्ट से स्टार्ट करके जो ज़्यादा फ्रीक्वेंट नेम आप यूज़ करते हैं, एक्सेस करते हैं, उनको आप स्टार्ट में रख सकते हैं। तो ये सारे काम आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक डायनेमिक सिस्टम आपको यहाँ दिया जा रहा है, आपको एक लिबर्टी दी जा रही है कि अपने हिसाब से आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन स्टोरेज में थोड़ी सी चीज़ बढ़ जाएगी कि लिंक यहाँ पे बढ़ गया। एक और चीज़ यहाँ पे, एक खास बात और हम देख सकते हैं कि लिस्ट में जो हम लोग रिकॉर्ड्स को रखते हैं वो एक तरह का कंटिन्यूअस अप्रोच है। एक साथ रिकॉर्ड को आप रखते हैं कि नेम वन के तुरंत बाद दूसरा नाम आ जाएगा, फिर तीसरा नाम आ जाएगा। जबकि सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग लिस्ट में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप डिफरेंट लोकेशंस में, अलग अलग जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में भी आप रिकॉर्ड रख सकते हैं। पहला रिकॉर्ड आपने जहाँ पर रखा है वहाँ से आपको दूसरे रिकॉर्ड का लिंक मिल जा रहा है। जरूरी नहीं कि सारे के सारे रिकॉर्ड कंटिन्यूअस हों, या अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मेमोरी लोकेशंस में हो सकते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि आप डायनेमिक तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और आपके पास अगर एक साथ बहुत सारा स्पेस नहीं है, वो डिफरेंट जगह पे है, डिफरेंट लोकेशन में स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो भी आप इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं कि आप डिफरेंट लोकेशन पे चीज़ों को रख सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज़ करके आप डिफरेंट लोकेशन में स्विच कर जाते हैं। तो इसलिए इसका एक साथ होना जरूरी नहीं कि सारे के सारे रिकॉर्ड कंटिन्यूअस हों। तो एक तरह का नॉन कंटिन्यूअस अप्रोच हमें दिख रहा है। नॉन लीनियर के अपने बेनिफिट हैं कि यहाँ पे आप इमीडिएटली, आपने 100 रिकॉर्ड आपको सर्च करने, आपने एक इटरेशन किया, वो रिकॉर्ड 50 हो गए। तो इस तरह से सर्च टाइम आपका ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। तो हैश टेबल में हमारे पास जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं उससे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं हम। तो सर्चिंग आपकी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है हैश टेबल में। बाकी तीनों स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में हैश टेबल में आपकी सर्चिंग फास्ट होती है। तो ये था कि आप कैसे डेटा स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे सिंबल टेबल में, कैसे उनको यूज़ करेंगे, उनके क्या प्लस माइनस हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।